गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अली अब्बास हुसैनी का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अली अब्बास हुसैनी ने एक लेसन लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अली अब्बास हुसैनी का लिखा हुआ लेसन है, जिसमें अली अब्बास हुसैनी ने अपने नफ्सियात के ज़रिए एक बहुत बेहतरीन मजमून आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम इनके मजमून को पढ़ने से पहले इनके नज़रिए को समझेंगे, इनके नफ्सियात को समझेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी भी मज़ामीन को पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके राइटर की थिंकिंग, कि वो उसके सोचने का क्या नज़रिया, क्या तरीका, उसके बारे में सोचना जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अली अब्बास हुसैनी, जिनकी विलादत अली अब्बास हुसैनी साहब की आप देख रहे हैं कि मौजू 12 गाजीपुर में पैदा हुए और इन्होंने इब्तदाई तालीम अपनी पटना में, ये देखिए पटना दिया हुआ, यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की। उसके बाद इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया और लखनऊ से फिर इन्होंने एमए किया, ये देखिए लखनऊ का दिया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन आगे जारी रखी। अली अब्बास हुसैनी के बारे में मतलब एजुकेशन इनका आपने देखा कि 3 जगह से इन्होंने एजुकेशन हासिल की। उसके बाद लड़कपन से ही इनको जो है अफसाने लिखने का शौक था। ये मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। देखिए यहाँ पे एक जगह इसका जिक्र भी है कि ये मुंशी प्रेमचंद से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर उन्होंने अफसाना लिखा, लेकिन जिसका जिक्र ये मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उनके अफसाने से जो है मुतासिर होकर उन्होंने अपने अफसाने को लिखे। नफ्सियात की दुनिया में अली अब्बास हुसैनी जैसा अफसाना निगार आज तक नहीं हुआ। इन्होंने जो नफ्सियाती पहलू पेश किए अपने अफसाने के जरिए, कि किसी भी इंसान के अगर नफ्सियात पे चोट की जाए तो किस तरह से वो इंसान बातों को जल्दी समझ लेता है। मतलब अगर किसी इंसान को एहसासी पहलू पे चोट की जाए तो वो कैसे दूसरे के एहसास को समझ लेता है, या यूं कहूं कि इंसान जब खुद पे गुजरती है तो कैसे वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझता है। इस लेसन में गांव की लाज एक लेसन उन्होंने लिखा, एक अफसाना लिखा, बहुत बेहतरीन अफसाना है। देखिए मैं पेज ओपन करने जा रहा हूँ, गांव की लाज। अच्छा, एक प्लस पॉइंट आपके सामने मैं बता दूं कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पे एनसीईआरटी की साइट पे जाके ये पेज ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे बारकोड दिखेगा। ये देखिए ये बारकोड दिख रहा है। देखिए मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये टेम्परेरी है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो ये एक बारकोड दिख रहा है। ये बारकोड अगर आप अपने मोबाइल के द्वारा स्कैन करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसकी डिटेल वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी, एनसीईआरटी के थ्रू। अली अब्बास हुसैनी का ये जो लेसन है गांव की लाज, इस लेसन में उन्होंने 2 जमींदार, लखनपुर एक गांव है, इसमें 2 जमींदार हैं, एक का नाम उमराव सिंह है और दूसरे का नाम दिलदार खान है। इन 2 कैरेक्टर के बीच पूरी नफ्सियाती दुश्मनी को पेश किया और एक बेहतरीन पहलू ये निकल के आया कि दुश्मनी अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह। आप किसी से दुश्मनी निभाओ, कोई बुरी बात नहीं। इंसान अक्सर क्या होता है, दुश्मनी में इंसान एक दूसरे से कंपटीशन करता है। हर दुश्मनी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कभी कभी क्या होता है, इंसान दुश्मनी के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में खुद भी डेवलप हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जाकर के सक्सेस हो जाता है। लेकिन जब इज्जत की बात आए तो वहां पे अपने इंसान को अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। दोनों जमींदार उमराव सिंह और दिलदार खान, दोनों को अंग्रेजों ने खिताब दिया हुआ था। दोनों अंग्रेज दौर के हुक्मरान थे, खिताब याफ्ता थे, आपस में बहुत ज्यादा रंजिशें थी, ठीक है। और दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते थे और इस बात का फायदा जो उनके मिलने जुलने वाले हैं वो उठाया करते थे, ठीक है। देखिए पहले पैराग्राफ में आप देखिए, लखनपुर में 2 जमींदार रहते थे, एक का नाम उमराव सिंह, दूसरे का नाम दिलदार खान था। दोनों विदेशी राज में खिताब याफ्ता। ये देखो ये वर्ड जो है विदेशी राज, इसका मतलब जानते हो आप लोग? विदेशी मतलब विदेशी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है। उस राज में खिताब माने होता है टाइटल देना। खिताब याफ्ता थे। उमराव सिंह को अंग्रेजों ने राय साहब का खिताब दिया था और दिलदार खान साहब को, दिलदार खान साहब को भी खिताब अता किया था, ठीक है। कहते कि एक मियान में 2 तलवार और एक ममलिकत में 2 सुल्तान नहीं रहते, लेकिन लखनपुर में राय साहब और खान साहब, एक को खान साहब का खिताब दिया था
और दूसरे को राय साहब का खिताब दिया था। देखिए दोनों दिया हुआ है आपके सामने। कह रहा है कि जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, वैसे ही दो जमींदार एक गांव में एक हल्के में कैसे रह सकते हैं। अब देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। दोनों खानदानी रईस थे, दोनों के मिजाज में घमंड गुरूर था, दोनों इसी के कद्र, हाँ दोनों को इसी की कद्र रहती कि मेरी बात और मेरी मूंछ ऊंची रहे। मतलब दोनों ही चाहते, दोनों जमींदार है, खिताब याफ्ता है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही चाहते हैं कि हमारी चीजें ज्यादा मानी जाए, हम ज्यादा बड़े माने जाए, हम ज्यादा, हमारी बातों को ज्यादा वैल्यू दी जाए। ठीक है। उसके बाद लखनपुर का बंटवारा हो गया, बाजार, आबादी, खेत, बाग राय साहब और खान साहब के नाम सरकारी कागज में। अब स्टोरी यहाँ से शुरू हो गई, अलग अलग थे, मगर हर बरसात में किसी न किसी खेत की मेड़ क्या होता है, ये मेड़ जो वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअली क्या होता है कि जब शहरों में आप देखेंगे कि बाउंड्री के थ्रू जो है डाइवर्ट किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, बट शहर में ये होता है, गांव में क्या होता है, जो खेतों को डाइवर्ट किया जाता है तो मिट्टी की एक लेयर बना करके थोड़ा सा उठा करके 4 से 5 इंच जमीन से एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसी को मेड़ बोलते हैं। मेड़, हाँ मेड़। बढ़ने घटने पर दोनों में फौजदारी जरूरी थी। इन दोनों का ना अपना सर टूटता, ना ही हड्डियां टूटती, गमाशुदे, कारिंदे, रियाया, प्रजा आखिर किस दिन काम आता। देखिए कितनी सॉलिड बात इन्होंने कही है अलीबाद हुसैनी ने। इसमें बताया कि अब क्या होता था कि एक्चुअली एक आदमी को खेत मिला था, एक आदमी को पोखरी मिली थी। अब क्या होता है, जब बारिश होती थी वो मेड़ टेम्परेरी होती थी, अब बारिश में वो मेड़ खत्म हो जाती थी, उसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता। चल इत्तेफाक की बात देखिए कितनी मजेदार बात है, एकदम साफ साफ अलीबाद हुसैनी कह रहे हैं कि जब लड़ाई झगड़ा होता था तो नुकसान किसका होता था। ये देखिए किसी न किसी की मेड़ बढ़ने घटने पर दोनों में फौजदारी जरूर होती थी। कह रहा लड़ाई झगड़ा जरूर होता था, इन दोनों का न अपना सर फूटता न हड्डियां फूटती। कह रहा है कि लड़ाई दोनों करते थे लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनके गुमाशदा, कारिंदे, रियाया, पिटा, मतलब जो लग्गू छग्गू आगे पीछे है बटरिंग करने वाले, स्पून फीडिंग देने वाले, ये ऐसे टाइप के जो लोग हैं भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करते। और भाई जाहिर सी बात इन्हें नमक का हक अदा करना था। जो लोग भाई जो उनके क्या आते जाते थे रोज जो है नमक खाना पीना चाय नाश्ता होता था, तो जाहिर सी बात है उनको जो है इसका फर्ज अदा करना था। ठीक है। इनकी आपस रंजिश इसलिए और बढ़ गई थी कि एक गढ़ई पर बड़ा सख्त झगड़ा हुआ। अब देखिए रंजिश इनकी बढ़ी कैसे, इसके अकॉर्डिंग जो है बताया जा रहा है कि गढ़ई थी, उसमें गढ़ई को लेकर इनके आपस में जो झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया था। कैसे बढ़ा था इसमें बताया है। देखिए पैराग्राफ सेकंड स्टार्ट हो रहा है, कह रहे कि इनकी आपस की रंजिश इसलिए और भी बढ़ गई थी कि एक गढ़ई पर एक बड़ा सख्त झगड़ा हो गया था। पिछली बरसात में महतू गढ़िया खूब बड़ी थी और इसके राय साहब के खेतों की तकरीबन 10 बीघा जमीन अपने पेट में रख ली थी। भाई जाहिर सी बात है गढ़ी क्या होता है जानते ही है। लेकिन लिटरेचर्स पढ़ने से क्या फायदा होता है, लिटरेचर्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं है, ऐसे वर्ड्स जिनका हमें मतलब नहीं पता है और तो पुराने जमाने में आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते थे। गढ़ई जो होती थी वो पांग को बोलते थे, तालाब जो होता था उसको बोलते थे। तो ये जो महतू गढ़ई है ये होता क्या था कि पिछली बरसात में क्या क्यों लड़ाई हुई थी, ये बता रहे हैं कि पिछली बरसात में क्या हुआ था, ये जो गढ़ई थी ये बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है जब गढ़ई की एक बाउंड्री बनाई गई कि 6 फीट 7 फीट 10 फीट 15 फीट एक फाउंडेशन दे दी कि इतने फीट की, लेकिन जब बारिश हुई तो उसका पानी बढ़ गया और जाहिर सी बात है जब पानी बढ़ा तो वो कहाँ चला गया, वो जो खेत आसपास की जमीन रहेगी उसको रिकवर करेगी वो। अब ये कह रहा है कि तकरीबन जो है राय साहब के खेतों की निस्फ बीघा मतलब आधे से ज्यादा बीघा जमीन जो है वो उसमें पानी उनका चला गया था, वो भी गढ़ई में मिल गई। गढ़ी अब लिखा है कि गढ़ई लिखी थी खान साहब के हिस्से में, मगर वही जो है साला साहब उसमें सारी चीजें करते थे। लेकिन जब वो बढ़ गई अब वो जो है मछली उछली सारी चीजें उसमें पकड़ते थे, लेकिन जब वो बढ़ गई तब उसमें जो है राय साहब की जमीन इंक्लूड हो गई। अब राय साहब के खेत गढ़ई में बहकर मिल गए, वो भी आमदनी के हिस्से में। बट अब जाहिर सी बात है राय साहब ये चाह रहे कि अब हमारे हिस्से का जो खेत था वो चला गया खान साहब में, उनकी गढ़ई में मिल गया, तो अब उनको भी कुछ परसेंटेज चाहिए। इंसान की फितरत होती है ना कि अगर अपना फायदा नहीं हो रहा सामने वाले का फायदा हो रहा तो कम से कम अड़ंगा लगाए, हमारा फायदा उनका फायदा हो रहा तो हमारा भी फायदा। तो वो भी राय साहब भी कहते हैं कि ऐसा है कि तुम जो है गढ़ई में हमारा खेत मिल गया, हमें भी उसमें हिस्सा चाहिए, परसेंटेज चाहिए। ठीक है। अब वो उन्होंने जो है रखा आमदनी में हिस्सा बटाने की ख्वाहिशमंद हुए।
खान साहब ने कहा, वो खान साहब के पास जाते कहते सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह की देन है, गढ़ई मेरी है, वो जितनी बड़े जिधर बड़े मेरी रहेगी। वो कह रहे ये तो अल्लाह। अब जो जब ये बात खान साहब को पता चलती है, खान साहब के आते हैं, राय साहब भैया ऐसा है कि हमारी जमीन हमारी जमीन में तुम्हारी गढ़ई बढ़ गई है, तो खान साहब क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह की देन है, मैं उसमें क्या कर सकता, अल्लाह ने बारिश की, उसका पानी बढ़ गया। देखो इंसानी फितरत, दोनों लोगों की फितरत कितनी सॉलिड तरीके से यहाँ पे अली अब्बास हुसैनी पेश कर रहे हैं। कह दो किसी और गले में मुंह धोए रहे रखे, हिस्सा बकरा कैसा, जब वो ज्यादा गुर्राए तो ये फौजदारी के लिए आमादा हो गए, मुकदमा दायर कर दिया, कागजात की छानबीन हुई, खेत राय साहब के बाशुबा निकले, मगर गड़े खान साहब के मकबूजे साबित हुई। जाहिर सी बात है, जब आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, देखो ये पूरी कोटेशन दी हुई है, हिस्से बकरे की बात हुई, सारी चीजें हुई, जब कचहरी बैठी तो जाहिर सी बात है भाई गढ़ी तो खान साहब की थी ना, वो बढ़ गई, बढ़ने घटने का मसला नहीं था, यहाँ तो ये था कि ये हमारा, तो बात वही साबित हुई कि गढ़ी जो है खान साहब की साबित हो गई। और इसी कब्जे के बिना पे जो है ये हुआ कि बोर्ड तक में जो है राय साहब हार गए कि खान साहब जीते, कि भाई खान साहब की गढ़ी थी, खान साहब की है। और जाहिर सी बात है वो खेत कितना बढ़ रहा उससे मतलब नहीं था, गढ़ी और खेत का मसला था। ठीक है, अब उसके बाद जो है जब खान साहब जीत गए तो जाहिर सी बात है दुश्मन हारा। अब क्या हुआ, चिरागा किया गया। चिरागा मतलब चिरागा करते ना, दीपावली पे भगवान राम आए थे तो चिरागा हुआ था। हाँ, और शब बारात पे हमारे बुजुर्ग आते हैं तो हम चिरागा खुशियां मनाते हैं, चिरागों को जलाते हैं। वैसे ही राय साहब ने क्या किया, चिरागा किया। राय साहब ने के यहाँ रंज किया गया और शोक मनाया गया। अपोजिट जो पार्टी थी, खान साहब ने चिरागा किया तो राय साहब का क्या हुआ, चिरागा नहीं हुआ, उनकी रंज मनाया गया। ठीक है, और लगा, अब यही मौका था, देखो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि लगाने बुझाने वाले में, यहाँ देखो क्या होता, दुश्मनी बढ़े ना, लेकिन जो मीडिएटर टाइप के लोग होते हैं ना, जब ये बीच में बातों को बढ़ाते हैं ना तो बात जो है और ज्यादा बढ़ती है। देखो इसमें दिया हुआ लास्ट वाली लाइन जो हमने पढ़ा था कि लगाने बुझाने वालों ने इस मौके का, अब जो लोग खाते पीते थे इनके क्या उनके क्या, उनको मौका मिल गया, उन्होंने क्या किया, लगाना बुझाना शुरू किया। देखो ये लाइन है। अब यहाँ पे देखो ये स्पून फीडिंग वालों के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग हमेशा जो है दोनों के बीच में लड़ाते, तो होता क्या है कि दुश्मनी ना हो, इंसान देखो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो जरूरी नहीं कि वो पांचों एक जैसी हो, पांचों में फर्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पांचों एक दूसरे से बुरी है। किसी का कोई काम है, किसी में अंगूठी पहनने के काम आता है, कोई मसा करने के काम आता है, किसी पे काउंटिंग करने के काम आता है। सबकी अलग अलग खसलत है, अल्लाह ने बख्शी, सबकी अलग अलग फितरत है। तो उसके साथ अब हम कहें कि पांचों उंगलियां जो है अलग अलग शेप और साइज की हैं तो पांचों में वो है, तो क्या था, अगर यही हुआ था कि दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों को बीच में मीडिएटर जो थे इधर और उधर वाले, उन्होंने क्या किया, भड़का दिया। तो ये आग लगाने वालों को मौका मिला, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद का नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है, एक पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, ये दामन गिर रहने लगे, कौन सा मौका हाथ आए। जब इंसान होता है, क्या होता है कि जब इंसान के उसमें हाथ नसीब होती तब इंसान मौका तलाशता है कि दामन गिर रहने लगे, कौन सा मौका है कि खान साहब को जब्त दे और इन्हें छठी का दूध याद आ जाए। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका है कि हम उनको ऐसे छोड़ दे कि उनको छठी का दूध याद आ जाए। देखो ये जो छठी का दूध है ये मुहावरा है, बातों को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। इतना जलील हो कि मूंछों को ताव देना ही भूल जाए, बल्कि सारी हेकड़ी खाक में मिल जाए। अब ये कौन सोच रहा है, ये राय साहब सोच रहे हैं कि अगर कोई मौका मिला तो हम बताते हैं, अच्छा ठीक है आज हम हार गए लेकिन मौका मिलेगा। देखो पिक्चर्स बहुत अच्छी दी हुई है इसमें। अब इसके बाद देखो पिक्चर्स का यूटिलाइज आगे वाले पैराग्राफ में। इत्तेफाक से खान साहब की छोटी बेटी की बारात है। पुराने दस्तूर के मुताबिक खान साहब ने घर घर न्योता भिजवाया, नहीं पूछा तो एक राय साहब को। बारात बड़ी शान से आई, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, रोशनी भी थी, आतिशबाजी भी थी, बैंड भी थे, बाराती भी थे, बड़े बड़े मशहूर बैरिस्टर, वकील, मुख्तार और डिप्टी कलेक्टर, 2 तहसीलदार, कई दरोगा भी शामिल था। देखो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है कि जो है कहानी आगे क्या बढ़ती है कि जो है अब जो है जो खान साहब थे उनकी छोटी बेटी की बारात आती है। अब इसके बाद जो है पिक्चर्स के बाद अब देखो इसके आगे का देखो। अब ये कह रहा है कि बारात को उतारने के लिए, देखो यहाँ से बारात को उतारने के लिए
कस्बे के बाहर एक बड़ी इमली के दरख्त के नीचे शामियाना बनाया गया। वहीं इन लोगों ने आकर आराम किया और बारात के लिए तैयार हुए। बड़े इमली के दरख्त से खान साहब की कोठी तक कच्ची सड़क पर खास तौर पर हमवार की गई। ठीक है, अब यहाँ देख रहा है कि जो है बारात का डेकोरेशन होता है, छोटी बेटी की बारात आती है और इस तरह से डेकोरेशन किया जाता है कि दो दो हंडी गाड़े गए, मतलब वो लाइट्स इस तरह से लगाए गए कि रात को दिन बनाया गया। मतलब खान साहब की बेटी की शादी का बता रहा है किस तरह से प्रिपरेशन हो रही है। कोठी में सारे सामान आसाइश व बयाज लगाकर उसे दुल्हन की तरह सजाया गया। भाई दोनों पैसे वाले थे, पहली लाइन में हमने पढ़ा। अब क्या किया गया, दोनों को ऐसा सजाया गया, रास्ते को इस तरह से सजाया गया कि रास्ता जो है बिल्कुल रात को दिन बना दिया गया। दुल्हन की तरह कोठी सजाई गई, बैंड बजाती, अनार छोड़ती, शान और शौकत के साथ बारात कोठी में आई। तो सारे कस्बे के मेहमानों ने खैर मकदम में हल्फ हैसियत हिस्सा लिया। इस मजमे में राय साहब के मुख्तार आम हिम्मत राय भी थे। कह रहे कि अब इस मजमे में देखो कुछ लोग जो थे वो राय साहब की तरफ से भी थे। ये देखो दिया हुआ है ना, राय साहब के जो लोग वो थे जानने वाले या उनको बात बताने वाले, वो भी थे। कुछ तो वो गांव की रीत निभाने आए। तब क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे भी इनवाइट करना पड़ता है जिनको हम नहीं चाहते, मगर एक रस्म दुनिया है, एक रिवाज है कि घर में जो है शादी ब्याह होती है तो दोस्त के साथ साथ दुश्मन को भी बुलाया जाता है। तो राय साहब को तो नहीं बुलाया गया, लेकिन उनसे जिनसे थोड़ा कम दुश्मनी थी या जिनको बहुत ज्यादा वो नहीं था, उनको बुलाया गया। अब वो लोग तो एक्चुअली आए थे खान साहब के, लेकिन वो लोग थे कारिंदे थे राय साहब के। ठीक है, अब उनको बुलाया गया था गांव की रस्म निभाने के लिए कि चलो भाई एक रस्म है, आ जाने। तो ये ख्याल था कि बारात खाना दाना जहेज सब कुछ बगौर देखेंगे और उनके काबिल एतराज पहलू ढूंढकर अपने मालिकों को सुनाएंगे। अब ये लोग आए तो उनका मंसूबा क्या था कि हम बारात को देखेंगे, खाने पीने को देखेंगे और उसके बाद जो है जो कमियां होंगी वो चल के हम किसको बताएंगे, राय साहब को बताएंगे। हम जब राय साहब को बताएंगे तो राय साहब खुश हो जाएंगे और जो है राय साहब को हंसने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंसानी फितरत आपने देखा कि दो लोग जो है अब उनको बुलाया गया था। वो लोग इसलिए आए थे कि वो जो है खान साहब क्या आकर के अपना जो है देखेंगे क्या कमी है, क्या वो है, क्या उनके अंदर जो है कम ज्यादा वो आके बताएंगे। अब इसके बाद जो है दूसरा पैराग्राफ देखो, अब दोनों लोग आपस में जो इधर वाले थे वो अपना शादी ब्याह को कर रहे थे और जो है जो उधर वाले थे वो जो है ये देखने आए थे कि भाई देखें जो है क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे दे रहा है कि दूल्हा मसनद पे बैठा। अब यहाँ पे बारात की स्टोरी दिखा रहा है कि जब दूल्हा मसनद पे बैठा तो दुल्हन वालों की तरफ से खिलत पहनाया गया। खिलत माने जोड़ा जामा होता है ना, ये सब बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो बहुत यूज होता है। अब देखो मसनद जो होता है ना, ये मसनद आज भी यूज होता है, लेकिन आज के दौर में क्या है, अब हम कहीं अच्छी सोसाइटी में अगर जाते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, वो ये सब वर्ड यूज करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। मसनद जो होता है दो चीजों को बोलते हैं। एक मसनद वो होता है जो गोल तकिया होती है बड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं। एक मसनद वो होता है जो तखत पे स्टेज लगता है, जिसको इंग्लिश में स्टेज के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। और कह रहे हैं कि मसनद लगी तो दुल्हन वाले जो खिलत पहना, मतलब जोड़ा जामा पहना है, उन्होंने जोड़ा जामा पहनाया और उसके बाद जो है जोड़ा जामा पहनाया, खिलत पहनाया। काजी साहब अंदर जाकर दुल्हन से रजामंदी लेकर आए। देखो ये सब कुछ कॉमन सी चीज आप जानते हैं। उन्होंने दुल्हन से आहिस्ता से पूछा, इतने महर पर फला बीबी से निकाह मंजूर है? दूल्हा ने महर की रस्म सुनते ही साफ इनकार कर दिया। देखो एक रस्म होती है महर। अब देखो इसके बारे में मैं बता दूं ये महर क्या होता है। एक्चुअली ये कफालत होती है जब दुल्हा, मुस्लिम मेजॉरिटी में इस्लाम में थिंकिंग ये दी गई कि जब शादी होती है तो दुल्हन की जमानत के लिए सिक्योरिटी पर्पज से कुछ रकम मुकर्रर की जाती है कि इनकेस अगर कोई ऐसी बात हो गई, आपस में ना इत्तेफाकी हो गई या कुछ हो गया, या दूल्हे की तरफ से ये गिफ्ट होता है जो इस्लामी नुक्ते नजरिए से दिया जाता है, तो एक रकम मुकर्रर की जाती, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000। तो आप मौलाना जब जाते हैं ना तो वो मौलाना डिसाइड कर देते हैं कि देखिए हम रकम फला से आपका निकाह कर रहे हैं, इतना महर की रकम हुआ। दुल्हन ने इजाजत दे दी। जब यही बात दूल्हे के पास आई कि दूल्हा से बताया गया कि आपका फला से किया जा रहा है निकाह, दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा क्यों इनकार कर दिया? देखो यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है। पहले तो लोग रस्मी रदोकत समझे, मगर जब बार बार पूछने पर भी दूल्हे ने
नहीं कहता गया तो बाप का रुजू किया गया। अब मतलब क्या होता है कि पहली बार में लोग हाँ नहीं कहते। शादी ब्याह में क्या होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाओगे ना तो लोग तुम लोगों को चिढ़ाने लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से काम किया जाता है। तो पहली दूसरी बार जब हुआ तो लोगों ने कहा कि चलो रस्म रिवाज इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, लेकिन जब कई बार का तो जो है बाप से पूछा गया भाई क्या बात है, तो खान साहब कि यहाँ बरसों से 55,000 दस्तूर चला आ रहा और इसी पर इसरार है। खान साहब ने कहा कि हमारे क्या जो है, लड़की वाले ने ये बोला कि हमारे क्या 55,000 रुपया महर की रकम दी जाती है और इसी पे हम चाहते हैं निकाह करना। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नाहजाना दस्तूर के कायल नहीं हूँ। लड़के वाले क्या बोले कि हम इस तरह के कोई रस्म रिवाज नहीं मानते। गलत बात अब इतनी बढ़ गई कि बाअसर लोगों ने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मगर जिद थी कि हम 501 रुपए से एक पैसा भी जायद ना देंगे। लड़की वाले क्या कह रहे हैं कि हम 500 से ज्यादा नहीं देंगे, और लड़के वाले कह रहे हैं 500 से ज्यादा नहीं देंगे। लड़की वाले कह रहे हैं हम 55,000 हमारे चली आ रही है। इन्हीं बातों में तेज फिक्रों और आपस की नोकझोंक ने आग लगा दी। नतीजा ये हुआ कि दुल्हा के बाप बोल उठे हमारी डाल हमें वापस कीजिए, हम बारात पलटाए जा रहे हैं। अब देखो बारात पलट गई। बारात वापस जाने के बाद कुछ लोगों ने बढ़ाया चढ़ाया उसमें। अब तो पूरा कस्बा बरहम हो गया, सब लोग एकदम शॉक हो गए कि लखनपुर की नाक कट गई। बारात चढ़कर आई, लड़की मांझे में बैठ गई, वो बगैर ब्याह के बाहर कैसे निकलेगी। देखो एक सोसाइटी की ये थिंकिंग है कि किसी इंसान के साथ अब कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस मसले को कैसे सुलझाएं। लोग निगेटिव पॉइंट्स पहले निकाले कि बताओ 7 दिन से लड़की मांझे में बैठी थी, बारात चढ़ के आई, पूरे मोहल्ले की नाक कट गई, पूरे गांव की नाक कट गई। ठीक है, बस सारे घरों से लाठियां निकल आई। अब जो है गांव वाले तरह तरह की बात करने लगे और पूरे गांव लोग इकट्ठा हो गए लाठी लेकर के कि आज बारातियों की लाशी कस्बे से उठकर जाएंगी। अब तो डिप्टी साहब भी घबराए, तहसीलदार साहब और दारोगा भी। कह रहे कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैंने पहले बताया, पहले पैराग्राफ में हम लोग ने पढ़ा कि बहुत बड़े बड़े लोग भी थे। अब जब ये सब बात हुई तो घबराने लगे कि अब क्या होगा। लो अब तो जो है डिप्टी साहब और सारे जो सीनियर सिटीजन थे या जो लोग एजुकेटेड थे और जो लोग समझदार थे, दरोगा भी थे, तहसीलदार भी थे, सब लोग घबराए कि अब भाई अब क्या होगा। बारात अगर मारपीट हो गई तो हमारा भी वो होगा कि जो है हमारे रहते हुए कैसे मारपीट हो गई। ठीक है, अब ये लोग घबराए कि कैसे क्या किया जाए। अब देखो उसके बाद का पैराग्राफ दिया हुआ है कि बस सारे करवालों ने लाठियां निकले, बाराती को वापस लाश जाएगी। डिप्टी साहब का कैरेक्टर दिया हुआ है, तहसीलदार साहब है, दरोगा साहब। लेकिन खान साहब के खिलाफ मामूल बड़ी सूझबूझ से कामयाब। जो खान साहब थे वो सेंसियरिटी उन्होंने दिखाई, लड़की की जो बात थी उन्होंने कस्बे वालों को रोका, समझाया कि ये लोग हमारे मेहमान हैं। तो यहाँ पे सेंसियरिटी उन्होंने दिखाई कि उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़की का बात ये कह रहे हैं, कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहा है कि ठीक है उनको हमारी बात नहीं समझ में आई, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ जलालत पेश करें। ऐसा करते हैं कि इन लोगों को जाने देते हैं क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और इस्लाम में मेहमान की इज्जत करना वाजिब जुज़ माना जाता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, गाँव को सही सलामत जाने दे, इसी में हमारी बात ऊंची रहेगी। इसी के साथ उन्होंने एक एक चीज गिनवा कर सारे मजमे के सामने वापस किया। देखो उन्होंने कहा कि हमारी लाज ऐसे भी ऊंची रहेगी कि हमने बारातियों को इज्जत से वापस कर दिया। फिर एक एक सामान जो है हुआ, सारी चीजें वापस हुई। फिर उसके बाद खुशामद की कि निकाह नहीं हुआ, सही। अब लड़की के बाप ने क्या कहा कि जो है निकाह नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लड़की में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ने इसका दूसरा बर देगा और खाना तैयार है, इसे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। वहां पे सेंसिटिविटी की बात हो रही है कि भाई ठीक है, लड़की बस में कोई ऐब नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ बातें ऐसी हैं, महर के रस्म नहीं बातचीत हो भाई, कोई बात नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम खाना मत बर्बाद कीजिए। जो बाराती जो है आप आए वो खाना खा के जाए, लेकिन बाराती जो है भूखे पेट, बारातियों को भी ताव था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम भूखे पेट चले जाएंगे, मगर जो है मोटर सामान रखे जाने लगे, लेकिन हम जो है खाना नहीं खाएंगे। हिम्मत राय हंसते खिलखिलाते राय साहब के यहाँ पहुंचे। वो भी रसोई से उठे थे कि हुक्का पीकर बिस्तर पर आराम किया। अब देखो हिम्मत राय का कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। आप देखो यहाँ पे जो मीडिएटर थे उनका क्या रोल होता है। ठीक है, अब उसके बाद दे रहा है कि हिम्मत राय हंसते खिलखिलाते हुए राय साहब के यहाँ पहुंचे। वो अभी रसोई से उठे थे कि हुक्का पीकर बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अब देखो यहाँ की स्टोरी राय साहब के बारे में दिखा रहा है कि वहां पे कैरेक्टर हिम्मत राय करके पहुंचे। अब वो बताते हैं राय साहब क्या, वो अभी राय साहब क्या कर रहे थे, अभी खाना खा के बिस्तर पे लेटे थे और हुक्का पी रहे थे।
ठीक है। राय साहब ने खिस निकाल और राय अब वो क्या कहते हैं, राय साहब ने खिस निकाल के कहा मुबारक हो सरकार, लीजिए भगवान ने खान साहब को इतना जलील कर दिया कि वो जिंदगी भर सर ना उठा सके, बारात दरवाजे पे चढ़ कर आकर वापस चले गए। वो जो है मेडिटेटर अपना काम शुरू कर दी, तो बता रहे खान साहब के ऐसा ऐसे हुआ कि अब जिंदगी भर वो सर उठाना अगर चाहेंगे तो नहीं उठाएंगे। राय साहब ने एक एक बात पूछी, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ रही थी। दफतन 7 बरस की मोहनी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, बाबूजी घर आइए, दीदी बुलाती है। बेटी पे नजर पड़ते ही राय साहब को हंसी गायब हो गई, वो सन्नाटे में आ गए। देखो ये पैराग्राफ पूरे कहानी का जुज है। इस पैराग्राफ में जो थिंकिंग अली अब्बास हुसैनी ने दी, शायद यही वो बात थी जिसको, यही वो फीलिंग थी जिसको वो अपनी बातों के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो हंस रहे थे जब तक खान साहब की बेटी का जिक्र सामने था, जब तक उनके बारे में दिमाग में जहन में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी 7 बरस की मोहनी पे नजर पड़ी, अपनी बेटी पे नजर पड़ी, अब इनको ये चीजें समझ में आ गई और उनके जो है हंसी गायब हो गई। वो समझ गए कि भाई जाहिर सी बात है, आज खान साहब की बेटी है, कल मोहनी भी बड़ी होगी, हो सकता है उसके साथ भी हो। अब जो है देखिए, इंसान को फील होता है, लेकिन उस फीलिंग को इंसान डाइवर्ट वर्किंग में कर पाता है, ये बड़ी बात है। इंसान को पता चलता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, हर इंसान को इस बात का एहसास होता है, लेकिन अब उस एहसास के जरिए वो अपनी बात को जो है सही साबित करता है, ये बड़ी बात है। तो जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो जो है बिल्कुल जो है शॉक्ड हो गए कि जो है अरे यार अभी तो उनकी जो है बेटी की है, कल हो सकता हमारी बात आ जाए। तो इसलिए वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए और 2 सेकंड के लिए हंसी जो थी उनकी चेहरे की वो गायब हो गई। मोनी से कहा अच्छा तू चल मैं आता हूं, मगर अंदर गए, उठकर टहलने लगे और कुछ सोचने लगे। हिम्मत राय की बातों ने झड़ी लगा रहा था, तो लगाने को जाने वाले तो अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे। इसी सिलसिले में कह गए कि अब तो कोई इज्जतदार खान साहब की इस लड़की को पूछेगा भी नहीं। राय साहब हैं वो अपनी सोच रहे हैं कि ये जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ। वहां जो कैरेक्टर था जिसने हिम्मत राय जिसका नाम था, उसने क्या किया, उसने कहा कि अब तो ऐसा हो गया कि उनकी लड़की को कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, राय साहब एक बार गरज पड़े, क्या बकते हो जी, जैसे मेरी मोहनी तुम्हारी बेटी वैसे ही उनकी लड़की। देखो ये चेंजेस जो थी, वो चेंजेस ने राय साहब को हीरो बना दिया। अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़की की बात, इज्जत की बात, जैसे उनकी लड़की वैसे ही मेरी लड़की, आज मेरी कल उनकी लड़की, आज उनकी लड़की कल मेरी लड़की होगी। अब उन्होंने डांटा हिम्मत राय को कि तुम बगले बजा रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कल आज मेरी कल उनकी लड़की होगी, आज उनकी लड़की कल मेरी लड़की होगी, परसों तुम्हारी लड़की होगी। हिम्मत राय जी का और सटपटा कर खामोश हो गए। राय साहब ने आदमी को आवाज दी, अचकन मंगवाया, पहनकर सर पर मंडियल रखे और हिम्मत राय से बोले देखो मेरे सारे आदमियों को बुलाओ, लाठियां लेकर साथ चले। अब देखो यहां से कहानी का कैरेक्टर चेंज होता है। इंसान जब अपनी गलती का एहसास कर लेता है, उसके बाद से जब वो प्रेजेंट होता है तो वहां से उसकी नई जिंदगी अता होती है। वैसे यहाँ पे भी राय साहब को नई जिंदगी मिली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हिम्मत राय से कहा कि तुम चलो, ऐसा है कि सब आदमियों को बुलाओ, लाठियां लेकर के चलते हैं, अभी हम बात करते हैं, बताते हैं। देखो क्या होता है, थोड़ी देर में एक आदमी आगे लालटेन लिए, इसके पीछे राय साहब और उनके पीछे तकरीबन 20 आदमी लाठी लिए हुए। इसी शान से ये दूसरा जुलूस बारात का कयामगाह पर पहुंचा। गांव वाले पहले से मौजूद थे। राय साहब को देखते ही सब के सब इनके साथ हो गए। अब पहले से गांव वाले मौजूद थे, जब राय साहब को देखा तो सब इनके साथ हो गए कि भाई चलो अब ये क्या बात है, लाठी लेके सारे लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, अब राय साहब वहां पहुंचते हैं, तो अब राय साहब पहुंचने के बाद वहां क्या करते हैं ये देखिए इसमें। अब इसके बाद वाले पैराग्राफ में राय साहब आहिस्ता से आदमी को हुक्म दिया कि बारात को घेर लो और खुद समधी साहब की तरफ मुतवज्जो। उन्होंने बारात को घेर लिया और समधी साहब की तरफ मुतवज्जो बात की। समधी का गुस्सा इसलिए भी और ज्यादा था कि इनको सारे बाराती भूखे थे। खान साहब के यहाँ से इनकार तो कराए थे, मगर अब आते कुल हुल्ला पड़ रही थी। कुल हुल्ला का मतलब होता है कि जब इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता, सोचता है कि कैसे हमारी परेशानी दूर हो जाए, तो ये मुहावरा है कुल हुल्ला का मतलब। तो अब क्या था, वो जो है खान साहब के यहाँ से भूखे चले आए थे, लेकिन भूख के मारे तक हालत खराब थी उनकी, और उनकी आंखें, सबकी बारातियों की आंखें जो है कुल हुल्ला पड़ रहे थे। रात का 11 बज रहे थे, रात के 11 बज रहे थे। कब्जे में सारे बाजार और दुकानें बंद थी, और खुली भी होती तो कौन इनको देता, कोई देता, कोई नहीं देता। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
सारे लोग जो है, कोई भी होता क्या होता, डंडा मारने के अलावा कोई इनको कुछ खाने पीने को तो नहीं देता। राय साहब ने इनको सलाम करके पूछा, आप लड़की के वालिद हैं? वो झिल्ला कर बोले, जी मैं ही हूँ। राय साहब क्या किया, लड़की को उससे मिले। आपका क्या नाम? राय साहब ने अपना नाम बताया। जी मैं उमराव सिंह, मुझे उमराव सिंह कहते हैं। वो उनकी और उनके खान साहब की अदावतों के हाल से वाकिफ थे। जो लड़की के वालिद थे उनको किसी ने बताया था कि इन दोनों में आपस में पटती नहीं है। अब उनको जैसे दुश्मन, अब तो फिलहाल खान साहब जो थे वो लड़की के वालिद के तो दुश्मन हो गए थे, तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, इनके दुश्मन वो थे राय साहब। अब जब दुश्मन के दुश्मन को देखा तो वो खुश हो गए, चलो कम से कम मेरे जैसा कोई एक और आया, इसलिए बहुत खुश हुए। राय साहब वल्ला खूब मिले जी, आप ही को तो आगे ढूंढ रहे थे, शायद हमारे आने की खबर ना हो, वरना हमें इस तरह से तकलीफ ना होती। उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा कि चलो एक आदमी कम से कम सामने वाले की दुश्मनी का हमें मिला तो कम से कम। अब देखो वो खुशी के मारे जो है बताते, अच्छा ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, राय साहब, अब इसके बाद का पैराग्राफ है कि राय साहब ने कहा, जी आपकी इनायत है, मगर आप लोगों को तकलीफ क्या ये मालूम ना हुआ। खान साहब ने आओ भगत में कोई कमी की, खाने में सुना कि उन्होंने बड़ा एहतमामी पकवाया, शहर के हलवाइयों के अलावा बनारस से, कश्मीर से पकाने वाले हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए और लखनऊ से बावर्ची मुसलमानों के लिए बना। पूछते हैं कि क्या बात है, मतलब क्या ऐसा हो गया, खाने पीने में कोई कमी थी, खातिरदारी में कोई कमी थी? सुना तो है कि बनारस से उन्होंने बाकायदा खाने के लिए बुलवाया, उसके बाद जो है हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने जो है बाकायदा लखनऊ से खाना बनाया, मतलब जितना हो सकता था बेस्ट वो उन्होंने अपना मंगाया। तो वो पूछते क्या बात है, ऐसा जो है क्या हो गया कि जिसकी वजह से जो है ऐसी बात हुई। ठीक है, आप देखो पेज नंबर 24 ओपन हो रहा है इसके बाद, और इसमें अब वो जो है बात होती, वो बोले यहां से तो ये वो बोले, अजी वो आए होंगे सब, मगर हम तो यूं ही भूखे जा रहे हैं। राय साहब ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? वो खान साहब के चचाजाद भाई मन्नू खान की तरफ पलटे, कहा आपने अपने मेहमानों को खाना खिलाया? मन्नू मियां ने कहा, खान साहब ने खुद इन लोगों से फर्दन कहा कि बारात शौक से वापस ले जाइए, मगर खाना खा लीजिए, मगर इन लोगों ने माना ही नहीं। समधी साहब बोले, अजी हम खान साहब के यहाँ एक दाना भी मुंह में ना डालना अब हराम है। वो कहते हैं कि भाई, राय साहब पूछते, भाई क्यों नहीं खाया आपने? खान साहब ने आपको नहीं खिलाया? तो खान साहब के रिश्तेदार को उन्होंने कहा कि मन्नू जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि अरे इन्होंने खान, ये देखो मन्नू का दिया हुआ नाम, उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब ने सबसे फर्दन कहा कि बारात वापस ले जाइए, कोई मसला नहीं, लड़की में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम आप खाना बर्बाद ना कीजिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं खाया। अब राय साहब ने तेवर बदल कर कहा, अब राय साहब को गुस्सा आ गया, तो जनाब इनके अलावा इस वक्त इस कब्जे में कोई दूसरा आपको एक दाना भी नहीं खिला सकता। समधी साहब ने घबरा कर कहा, ये तो कहिए कि आप भी इन्हीं लोगों में से शामिल हैं। जो लड़के के फादर रहते, वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब आप भी लड़की वाले के साथ शामिल हैं। राय साहब बोले, जनाब मन वो खान साहब की लड़की हो या मेरी गरीब नत्थू की वो गांव भर की बेटी, वो कहते हैं कि देखिए वो लड़की खान साहब की हो, मेरी हो या कोई गरीब किसी भी हो, वो पूरे इस वक्त पूरे गांव की बेटी है। आप सारे गांव की नाक काटने की कोशिश कर रहे हैं। समधी साहब चिल्ला कर बोले, राय साहब जिसकी भी नाक कटे हम तो जा रहे हैं। राय साहब ने कहा, जी बड़े शौक से तशरीफ ले जाइए, मगर एक तहरीर दे दीजिए कि आप जितनी चीजें साथ लाए थे वो सब वापस बसलामती जानो माल के यहाँ वापस ले जा रहे हैं। समधी साहब ने गुर्रा कर पूछा, अगर तहरीर ना दे? राय साहब क्या कहते हैं, देखिए सारे लोग सिंसियरिटी का जो है अपना मुजाहरा कर रहे हैं। राय साहब कहते हैं ठीक है आप ले जाइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो चीजें ले जा रहे हैं वो रिटर्न मुझे दे दीजिए कि आप जो ले जा रहे हैं वो बाकायदा जैसे आप लाए थे जो चीजें वैसे वो सारी चीजें ले जा रहे हैं। और तो समधी साहब क्या कहते हैं, लड़के के वालिद क्या कहते हैं, अच्छा हम ना दे तब? तो बोलते हैं अच्छा तुम हम ना दे, तो क्या कहते हैं, राय साहब ने मजमे की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये आप खुद ही देख लें कि आप यहाँ से कैसे सूरतें लेकर जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है आप मत ले जाइए, लेकिन मजमे की तरफ देख लीजिए कि आप किस तरह से अपनी सूरत को ले जाएंगे। समधी साहब भड़क उठे, क्या मतलब है आपका? राय साहब ने कहा कुछ नहीं, बस हम सब
छोटे आदमी, हमारी तहसीलें छोटी और हमारा पैमाना सब्र भी छोटा है। वो बता देंगे हम छोटे मोटे लोग हैं, हमारे पास जितनी सारी चीजें कम हैं और वैसे सब्र भी हम लोग का बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप अपनी जिल्लत बर्दाश्त न कर सकेंगे तो हम पर ज्यादा ताज्जुब की गुंजाइश नहीं कह रहे कि अगर हम लोग अपने सब्र को खो दे तो हम इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझी साहब चीख पड़े तो जनाब अब हमें धमका रहे हैं, तहरीर लिखवाना और हमें कानून के शिकंजे में फंसवाना चाहते हैं, ये तो ना होगा। लड़की के वालिद कहते हैं ये नहीं होगा। उनकी आवाज तो बुलंद हुई तो बाराती सिमट आए। डिप्टी नसरुल्लाह ने बढ़कर पूछा क्या मामला राय साहब। वहां पे एक डिप्टी साहब थे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, क्या वो चिल्ली चिल्ला हो रही है। राय साहब ने कहा कुछ नहीं डिप्टी साहब, मैं समधी साहब से एक तहरीर मांग रहा हूँ, इसी पर वो चिरागपा हो रहे हैं, मतलब चिरागपा का मतलब बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, भवक रहे हैं। अब आप लोग इन्हें समझाइए, आप कब्जे वालों के तेवर देख रहे हैं, इस पर भी गौर फरमाइए। बारातियों में आप सरकारी मुलाजिम शामिल हैं, अगर ये बात पर अड़े रहे तो आप लोग भी इनके साथ अस्पतालों में जाएंगे। अब वो राय साहब ने थोड़ा तब तक कड़क रंग दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक तहरीर मांगी है जिसमें ये कहा है कि आप जो चीजें आप ले आए थे वो असल खैरियत से ले जा रहे हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं, आप इस चीज को रिटर्न दे दीजिए। तो उसमें जो डिप्टी साहब वो पूरी बातें सुनते हैं, डिप्टी साहब जब पूरी बात सुनते हैं, अच्छा ये बात है, वो कहते हैं सरकारी अफसरान जल्द समधी साहब को अलग ले गए, जो सरकारी मुलाजिम थे वो अलग ले गए अपनी शिरकत की वजह से अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। अब जो लोग सरकारी थे, जो ओहदेदार थे, चाहे वो डिप्टी साहब हो चाहे वो तहसीलदार साहब हो, उनकी जिम्मेदारी थी ना कि इस मसले को सुलझाया जाए। तो सबने मिलकर फैसला सुनाया, बारात खान साहब के यहाँ पास वापस जाएगी, निकाह 55,000 में ही होगा। फिर बारात बैंड बजाती वापस गई। राय साहब बड़े फाटक तक साथ आए, मगर वहां से अपने आदमियों के साथ घर की तरफ मुड़ गए। राय साहब ने देखो अपना काम कर दिया। राय साहब की जब बात उन्होंने पेशराइज किया तो राय साहब की बात मान ली गई और वापस वहां से बारात बैंड बजाते हुए चली गई। देखो लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक ने अपना काम कर दिया। खान साहब का कैरेक्टर आपने पहले देख लिया, राय साहब का कैरेक्टर अभी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने गांव की उस बेटी को गांव की बेटी और अपनी इज्जत समझा और उसके लिए जो मुमकिन कदम हो सकता था वो किया और उन्होंने बारात को वापस उस घर तक भेजा, खान साहब के घर तक, और वो वापस चले आए। लेकिन अब ये बात जब खान साहब को पता चलती तो वो क्या करते, देखिए खान साहब को जब मालूम हुआ कि राय साहब ने गांव की लाज रख ली है मगर फाटक से पलट गए तो काजी साहब को रोक कर बोले ठहर जाओ, निकाह भी नहीं होगा, और जल्दी से कोठी से निकल गए। लोग घबराए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब लोग सोच रहे यार अभी तो इतनी मुश्किल से बात शॉर्ट आउट हुई थी, अब क्या हो गया कि अब जो है फिर से वापस कर रहे हैं। या अल्लाह, अब कौन सा नया फितना खड़ा हो गया। एक इनमें से पुकारते हुए पीछे दौड़ा मगर खान साहब बिल्कुल खामोशी से लगते हुए सीधे राय साहब के मकान की तरफ बढ़े चले गए। वो गर्दन झुकाए हुए कुछ सोचते हुए लालटेन की रोशनी में चले जा रहे। खान साहब जाकर लपट गए और राय साहब की गर्दन में बाहें डालकर मुश्किल से ये कह सके, भाई उमराव सिंह, मेरा कसूर माफ करो, चलकर अपनी बेटी ब्याह दो। थोड़ी देर बाद बारातियों को देखकर ताजुब हुआ कि आगे आगे लालटेन लिए आदमी है और उनके पीछे पीछे राय साहब, खान साहब एक दूसरे की कमर में हाथ डाले चले आ रहे हैं। दालान में पहुंचकर खान साहब ने राय साहब की तरफ मुल्तजाना निगाह से देखकर राय साहब के ने गुलोगर आवाज में कहा, काजी साहब निकाह पढ़ाइए, और दोनों के गालों पे मोती झलक पड़े, लुढ़क आए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब राय साहब ने के बारे में पता चला तो खान साहब रोकते हैं निकाह को बाकायदा और उसके बाद राय साहब को लेकर के आते हैं। राय साहब को लाने के बाद काजी साहब को फिर इजाजत देते हैं और फिर क्या होता है, मजमा ये देखता है कि दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के चले आ रहे हैं और उसके बाद फिर काजी साहब को हुक्म देते हैं कि अब आप निकाह पढ़ाइए, और ये कहने के बाद जुमला दोनों की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तो यहाँ पे अली अब्बास हुसैनी ने बेहतरीन मिसाल पेश की है इंसानी नफ्सियात की कि इंसान किस तरह से जो है अगर सही वक्त पे अपने नफ्स को, अपने गलत चीज़ों को काबू कर लेता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो रोक सकता है। इसलिए हमें भी अपने नफ्सों पे काबू रखना चाहिए और दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन जहां ज़रूरत हो इज्जत की किसी की, वहां पे अपनी दुश्मनी को छोड़ करके
बिला फ़िर्क मिल्लत, किसी डिस्टेंस के, किसी ऐसे रीज़न के सामने वाले की मदद करना चाहिए। तो एक लाइन में मैं ये कह दूं कि अली अब्बास हुसैनी ने इस अफसाने के ज़रिए हमें इस बात का मैसेज दिया है कि हमेशा हमें अपने से कमज़ोर की मदद करना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। जो चीज़ें आपको ना समझ में आई होगी वो हमारे चैनल्स के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा वाराणसी के चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगी। मेरे खुद के चैनल मोहम्मद शुएब पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। और कोई भी चीज़ें अगर इनकेस नहीं समझ में आती तो आप हमें मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू बताइए, ताकि हम आपको उन सारी चीज़ों की कमियों को पूरा कर सकें। तो इस लेसन के बारे में जो था वो मैंने बताया। चिल्ड्रंस एकेडमी की वेबसाइट पे ये वीडियो एनी टाइम अवेलेबल रहेगी, हमारे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन सारी किताबी वीडियो को आप तक पहुंचा सके, और जो भी अफसाना, मजमून, जो भी चीज़ें वो आप तक प्रोवाइड कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।